दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। झारखंड की राजनीति में जो है लगातार जो अपडेट हैं, जो हलचल है, लगातार वहां कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आप 29 जून को देखें तो एक बड़ा सेलिब्रेशन टाइप का हुआ, सभाएं हुई और हेमंत सोरेन जो कि एक दिन पहले जेल से बाहर आए थे, उन्होंने कहा कि अगर आज चुनाव हो जाए तो ये जो मनवादी सरकार है, ये जो है मतलब मनुवादी मतलब वो मोदी को कह रहे थे और बीजेपी को कह रहे थे कि ये जो मनुवादी सत्ता है वो उसका पत्ता साफ हो जाएगा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने पहले दिन कहा था कि मनगढ़ंत कहानियां गढ़ के उन्हें झूठी कहानियों में फंसाया गया, जेल डाला गया और निश्चित तौर पे उनके मन में आक्रोश है और वो उनकी बातों में झलक रहा है। हमारे साथ मंजर भाई हैं और राजेश सर हैं और दोनों लोगों से ये समझेंगे कि हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने का मतलब क्या है। झारखंड की राजनीति बदलने वाली है या नहीं बदलने वाली है? क्या वो संगठन देखेंगे या फिर सरकार में जाएंगे? कल्पना सोरेन की भूमिका अब कितनी बृहद होगी, कितनी बड़ी होगी, कितनी जिम्मेदारियां होंगी उनके पास? दूसरा कि बीजेपी के लिए क्या चैलेंज है? हेमंत सोरेन जब बाहर आए हैं तो आप कह सकते हैं कि एक घायल शेर की तरह, क्योंकि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुझे फंसाया गया और 5 महीने वो जेल में रहे हैं और उसके बाद बाहर आए हैं। और जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट ने कहा कि उनके मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने के कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस तरीके से चीजें साबित करने की कोशिश की जा रही हैं वैसा कुछ नहीं है। तो ये साफ हो गया है कि जो कुछ भी हुआ जनवरी 2024 में, निश्चित तौर पर वो कह सकते हैं कि सियासत तो थी ही, साजिश भी थी। राजेश सर, आपका स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आपकी पहली जो प्रतिक्रिया है हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद और जो झारखंड की राजनीति में डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं। और इसको हमें ध्यान रखना है कि बीजेपी जो है ट्राइबल सीटें हारी हैं, वहां पर काफी गुटबंदी है। अर्जुन मुंडा पर हमने बात की है और अब हेमंत सोरेन आए, उनका किरदार कितना बड़ा हो गया है। जी, साझा भारत के सभी दर्शकों को जोहार। नंदलाल भाई, आपने जो अभी व्याख्या की हेमंत सोरेन के बाहर आने की और जिस तरह से आपने बताया क्या क्या हुआ जनवरी से लेकर अभी तक, मैं बधाई देता हूं कि आप बड़ी पैनी नजर रखते हैं झारखंड की राजनीति पर, क्योंकि आपने जो बातें बताई है ये तभी कहा जा सकता है जबकि आपकी नजर झारखंड की राजनीति पर हो। सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए। कल बहुत से लोगों को बेल मिला होगा हमारे देश में, और हेमंत सोरेन भी तो भारत के नागरिक ही हैं। इतना खास क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों में एक हेमंत सोरेन भी हैं जिनको की राजनीतिक तौर पर फंसाने के लिए उन पर केस मढ़ा, और कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है और उसमें जिस तरह के स्टेटमेंट हैं वो साफ आपको इंगित करते हैं कि हेमंत सोरेन को फंसाने का प्रयास किया गया। अब हेमंत सोरेन के जनवरी महीने में फंसाए जाने से और जेल जाने से किसको फायदा हो सकता था, ये सोचने वाली बात है। तो सीधी सी बात है कि भाई जो जिसके खिलाफ वो लड़ रहे थे या इंडिया गठबंधन के वो एक घटक हैं, तो फायदा उनके खिलाफ जो लोग हैं उन्हीं को हो सकता था। पर क्या वो फायदा हुआ? आप ये देखें कि हेमंत सोरेन जेल में थे और तब भाजपा झारखंड की 5 आदिवासी रिजर्व सीटें हार गई। 5 की 5 ही सीटें हैं आदिवासियों के लिए रिजर्व झारखंड में, और पांचों पर भाजपा की हार हुई। उसमें खास बात यह है कि अर्जुन मुंडा जैसे मंत्री भी हारे, और सीता सोरेन जो हेमंत सोरेन की भाभी है, शिबू सोरेन दिसोम गुरु की बहू है, बड़ी बहू है इनफैक्ट, उनको भी तोड़ के भाजपा ने अपने साथ लाया और दुमका से चुनाव लड़वाया। उसके बावजूद वो हारी। तो ये
हेमंत सोरेन के निकलने से पहले के वाकये थे। ये सारा क्रियाकलाप हेमंत सोरेन के बाहर निकलने से पहले का। तो ये सीधी सी बात, बहुत ही मतलब कोई $1 मिलियन क्वेश्चन नहीं है कि जब हेमंत सोरेन जेल में थे और कल्पना सोरेन, जिन्हें सब लोग निरीह मान रहे थे कि निरीह महिला है, क्या करेंगी, या घर से निकली है पहली बार, या क्या कर लेंगी, और जब कल्पना सोरेन उतरी मैदान जंग में, कहें अगर राजनीतिक तौर पे वो उनका पहला पदार्पण था, और उसमें उन्होंने जिस तरह से पटकनी दी है भाजपा को, तो अब आप ये समझ लें कि अब तो हेमंत सोरेन भी बाहर, तब क्या होगा। ये सीधी सी बात है, किसी बच्चे से भी आप झारखंड में पूछें, खास करके ट्राइबल क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में हमें पता है कि जिस तरह की मानसिकता चलती है प्रो भाजपा, और भाजपा के समर्थक आज जैसे ये कह रहे हैं कि भाई ये जेल से बाहर आए तो कोई क्रांति करके तो गए नहीं थे, या कोई स्वतंत्रता संग्राम में तो गए नहीं थे। सच बात तो यह है कि आज जो भी भाजपा से लड़ रहा है वो स्वतंत्रता संग्राम के जैसी ही लड़ाई है, क्योंकि कभी भी किसी को जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम के समय में अंग्रेज जेल में डालते थे, आज भी वही स्थिति है। आप जब हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, जब उनका नाम भी नहीं था, दरअसल जो जमीन का मामला इन्होंने बनाया, उस जमीन के पट्टे पे कहीं भी इनका नाम नहीं है, ना इनका दखल है, उसके बावजूद इनको फ्रेम करके जेल में डाला गया। तो ये इसी तरह से अंग्रेजों के समय में होता था कि भाई इसको पकड़ के जेल में डालो, बाद में छूटेगा तो देखेंगे, और वही हालत है। तो अगर जो कोई ये कह रहा है कि क्या ये स्वतंत्रता की लड़ाई में जेल में गए थे, तो ये मान लें कि हाँ, ये स्वतंत्रता की लड़ाई में ही जेल में गए, और उसी तरह की लड़ाई है जो आज लड़ी जा रही है। अब आते हैं कि झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य पे क्या असर पड़ेगा। अभी तो 5 सीटें लोकसभा की हारी है भाजपा। याद करें आपकी पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 14 में से 12 सीटें जीती थी, और 14 में से 12 सीटें जीते थे तब वो लोग विधानसभा चुनावों में हार गए। आज जब वो सीटें घट के 9 पर आ गई है, और जिस तरह का इन्होंने एक तरह से कहें कि आक्रमण किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व पर, और आज जब वो शीर्ष नेतृत्व जेल से बाहर है, तो कितना असर पड़ेगा ये संभावनाओं में ही टटोला जा सकता है। क्योंकि मुझे जो दिख रहा है सही मायने में वो ये है कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है। और हेमंत सोरेन ने आज जो कहा है वो गलत नहीं कहा है, क्योंकि उनके बाहर आने से सिर्फ हेमंत सोरेन का बाहर आना मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि उनके बाहर आने से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है, इंडिया गठबंधन के जो, और ये भी मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी में भी गजब का इसमें हर्ष का लहर है जब हेमंत सोरेन बाहर आए। और यहाँ पर सारे लोग ज्वाइंटली एक रूप से मानते हैं कि हेमंत सोरेन झारखंड में इंडिया गठबंधन के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बोल रही कि हमारा अगर सीट ज्यादा आएगा तो हमारा सीएम बनेगा, या हेमंत सोरेन का ज्यादा आएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के वो एक छत्र नेता है, और कल्पना सोरेन को भी हम लोग देख चुके हैं कि इंडिया गठबंधन यहाँ अपना नेता मान रहा है। तो जब कल्पना सोरेन अकेले थी तो गांडे विधानसभा चुनाव वो स्वयं जीती, 5 लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने वर्चस्व अपना कायम किया। आज जब हेमंत सोरेन साथ हैं तो ये समझे कि डबल बैरल गन हो चुका है, और इसमें स्थिति भाजपा की बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। क्योंकि आप ध्यान रखें, पोलराइजेशन यहाँ पर काम नहीं किया पूरे झारखंड में। पोलराइजेशन की जो, क्योंकि मोदी जी आए थे और उन्होंने जो भाषण दिए थे, घुसपैठियों का शब्द यूज किया, या इन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों को बसाया जा रहा है, इस तरह के जो वक्तव्य उनके थे वो काम नहीं आए। और अभी हेमंत विश्व शर्मा वो यहाँ के सह प्रभारी हैं भाजपा के, वो सिर्फ पोलराइजेशन करने के लिए ही उनको बनाया गया। तो ये मुझे लग रहा है कि कहीं दोहरा रिएक्शन ना हो। और सीधी बात अगर एक लाइन में कहा जाए तो भाजपा आज बैकफुट पर है, उसकी स्थिति खराब है, मोराल उनका डाउन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के लोगों का मोराल
हाई है और ये अब नए कलेवर में दिख रहे हैं इनके कार्यकर्ता। जिस तरह से कल हेमंत सोरेन के छूटने के बाद वहां मोरहाबादी में जमा हो गए थे कार्यकर्ता, ये भी एक पहचान है कि किस तरह से लोगों में जोश आया है। जी अब बिल्कुल सर, आपने जो बातें कही वो काफी दिलचस्प हैं। और दूसरी बात ये कि झारखंड में जो मैंने देखा 3-4 महीने जो है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसमें जो रुझान देखने में आ रहा है, ये बता रहा है कि निश्चित तौर पर एक बूस्टअप मिला है जेएमएम को, कांग्रेस को। और वो लोग, आप देखिए कि घर का गार्जियन अगर जो है जेल चला जाए तो आप भले लड़ाई लड़ लें, भले जीत लें, लेकिन आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस समय मना स्थिति एक अलग होती है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा नेता, गार्जियन, पार्टी संगठन, चेहरा जेल में है। और जब वो जेल से बाहर आता है तो ये कहते हैं कि उसे मनगढ़ंत कहानियों में फंसाया गया, और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी वही कहता है। खैर राजेश सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, इस पर हम बात करेंगे। मंजर भाई जो है, आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं? और जो हेमंत सोरेन बाहर आए हैं, तो उनके आने के बाद जिस तरीके से हूल दिवस मनाने और उल गुलान की बातें हुई हैं, बिरसा मुंडा धरती आबा के साथ उनकी जिस तस्वीरें आई हैं, और मैं देख रहा हूं कि कल भी उन्होंने जो है 28 जून को एक सभा को संबोधित किया था, लोग उनके घर पे गए थे। आज 29 जून को भी उन्होंने जो है कार्यक्रम किया, लोगों को संबोधित किया, मिले। लगातार जो है राहुल गांधी ने बात की है हेमंत सोरेन से। एक झारखंड में जो जेएमएम और कांग्रेस की राजनीति है उसमें फ्रेशनेस आ गई है, नई एनर्जी आ गई है। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों को जोहार, और हमारे साझा भारत के सभी दर्शकों को जोहार। और जेन्युइनली जो अगर कहेंगे तो झारखंड में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आने के बाद झारखंड की राजनीति एकदम बदल चुकी है। दो अभी प्रभारी आ चुके हैं, सब प्रभारी झारखंड में भाजपा के हेमंत बिस्वा शर्मा, लेकिन कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि जिस शिबू परिवार की बहू सीता सोरेन कभी हुआ करती थी पार्टी में, आज उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंचे हेमंत बिस्वा शर्मा, और मीडिया में लगातार जो है हेमंत बिस्वा शर्मा को कवर किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जाके बिरसा चौक में जो है बिरसा मुंडा के जो है स्टेचू पर माल्यार्पण किया, उसके बाद जो है झारखंड के वहीं से 81 विधानसभा में उलगुलान की जो है घोषणा पार्टी करी। और जो है भोगनाडीह से 30 जून को हूल दिवस है, और 30 जून को ये 81 विधानसभा का वहीं से शुरुआत करेंगे। और कहीं ना कहीं जो है झारखंड में जो महागठबंधन का जो सरकार थी और जो छवि थी वो अचानक से जो है बदल चुकी है, क्योंकि हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद जो है हेमंत सोरेन के प्रति जो लोगों की सोच थी कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी है, करप्टेड है, या फिर जमीन का घोटालाबाज किए हैं, लेकिन इन सब बातों का जनता सीधे सीधे कह रही है। मैं लगातार कई लोगों से बात किया, झारखंड के कई जनता बड़े बड़े जो है राजनीतिक विश्लेषक से भी बात किया। इस दौरान ये पता चला कि झारखंड के लोगों का मूड बदल गया। अब झारखंड के लोग सीधा सीधा हाईकोर्ट के जजमेंट को, जब लगातार मीडिया सुर्खियों में बना हुआ है, हाईकोर्ट ने जिस तरह से 4 प्रमुख बातें कही है, सर मैं वो एक बार बता देना चाहता हूँ साझा भारत के दर्शकों को कि हाईकोर्ट ने क्या बातें कही है। 4 प्रमुख बातें जो मतलब कि जमानत का आधार बना। ये एक बड़ा जो जीत हुई है झामुमो की कह सकते हैं। झामुमो तो ऐसे कर रही है कि 4 करोड़ लोगों की विश्वास की जमानत है। ये सिर्फ जमानत नहीं है, बल्कि जो है 4 करोड़ लोगों की विश्वास की जमानत है। तो इस तरह कह सकते हैं कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, और हाईकोर्ट ने जो है 4 प्रमुख बातें कही, और ये 4 प्रमुख बातें जो है अभी झारखंड के हर लोगों के मुंह से आपको सुनाई देगा। ये बात करते हुए, बातचीत करते हुए, चाय की टपरी हो, चाहे राशन की दुकान हो, चाहे कहीं भी वो आसपास बैठ रहे राजनीतिक चर्चा कर रहे, तो यही बात कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन को अरे फंसाया गया था। हाईकोर्ट के निर्देश जो जमानत के बाद जो है परिस्थिति एकदम बदल चुकी है, यहाँ का परिदृश्य एकदम बदल चुकी है झारखंड की राजनीति में। और हाईकोर्ट ने 4 प्रमुख जो बातें की, जिस मंजर भाई, ये जो आपने अभी बताया कि उल गुलान और हूल दिवस वो 30 जून से शुरू करने वाले हैं,
तो क्या हेमंत सोरेन इसके जरिए 81 विधानसभाओं में पहुंचेंगे और आप मानते हैं कि एक तरीके से चुनावी कैंपेन की शुरुआत है? जी, 30 जून को जो है आपका हूल दिवस है और भोगनाडीह बरहेड़ विधानसभा से आती है, जहां मुख्यमंत्री खुद उस क्षेत्र से विधायक है। और वहां से जो है आपने जो पहला सवाल किया था, क्या मुख्यमंत्री दोबारा पावर में लौटेंगे या फिर जो है संगठन संभालेंगे, तो साफ साफ जो है पता चल गया है कि वो संगठन को समय देंगे और झामुमो के कार्यकर्ताओं के साथ जो है चुनावी आगाज करेंगे 30 जून से, और 81 विधानसभा क्षेत्रों में जो है आभार यात्रा शुरू कर रहे हैं। और ये आभार यात्रा का कोइंसिडेंस देखिए कि जेबी केसेस भी आभार यात्रा शुरू की है और इनका एक दूसरे से टकराव होगा। आप देखेंगे पलामू क्षेत्र में अभी जयराम महतो आभार यात्रा उधर आपके पार्टी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कि आपके गिरिडीह लोकसभा में आभार यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो अब जो है दो पार्टियों का आभार यात्रा एक दूसरे से टकराव होगा झारखंड में। और एक बड़ी जो है खबर ये भाजपा के लिए है कि भाजपा इन दोनों जगहों पर कहीं नहीं, जेबी केसेस में अगर लोग जा रहे हैं, जेएमएम में जा रहे हैं या महागठबंधन में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पिछड़ रही है, तो बीजेपी पिछड़ रही है। इनका अभी तक कोई मतलब आया नहीं है कि कैसे किया जाएगा चुनाव आगाज, सिर्फ प्रभारी घोषित कर दिया गया है और प्रभारी रांची आ रहे हैं और रांची से फिर लौट जा रहे हैं। रांची के सिवा कहीं प्रभारी नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री जो है जमानत होने के बाद बूस्टअप हो गई है पार्टी और नई एनर्जी के साथ जो है लौटी है। और इस बार जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही हेमंत सोरेन जमानत में आए बाहर, और झारखंड की राजनीति एकदम बदल चुकी है। अब लोग जो है मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को सुन रहे हैं, ना कि भाजपा नेताओं को। मैं लगातार देख रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैं यही देख रहा हूँ कि लोग लगातार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों में बदलाव आ चुका है और इससे जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी और हेमंत सोरेन को सबसे ज्यादा मजबूती इस बात से मिलेगी क्योंकि हाईकोर्ट ने उनको एकदम जो है करार दिया है कि वो निर्दोष है। और हालांकि वो जमानत पर है, बेल पर है। यही बात जो है भाजपा के विपक्ष के नेता कर रहे हैं कि दोष मुक्त नहीं हुए हैं, बेल मिला है। तो हमें लगता है कि आरोप प्रत्यारोप होता है और ये खींच भी हो सकता है, टेंशन भी हो सकता है कि हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं, अब विधानसभा का मुकाबला कैसे करेंगे। तो लेकिन हाईकोर्ट ने जिस तरह से जजमेंट दिया है, ये जजमेंट जो है झामुमो के लिए बूस्टअप है, एनर्जी ड्रिंक कह सकते हैं इसको, कि ये बातें लेकर ही जनता तक पहुंच रही है कि देखिए हाईकोर्ट ने हमको कहा है कि हम इस जमीन का मालिकाना हक या पर इस जमीन पर कब्जा नहीं किए और ना ही मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। तो कहीं ना कहीं जो है ये हाईकोर्ट की बातों को ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचाने का काम करना होगा झामुमो को, तभी जो है पार्टी नए सिरे से चुनाव जीत सकती है। और जिस तरह से बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, यानी कि हमारे झारखंड में एक और एक लैंग्वेज है माई हुई, यानी कि आदिवासी लैंग्वेज में माई हुई बोला जाता है। तो ये योजना भी लागू है। तो कहीं ना कहीं महिला को एकजुट, अब भाजपा को जो है और उनके सहयोगी दल आयशू का दो नेता का उनको टैकल करना पड़ेगा। एक कल्पना सोरेन है तो एक तरफ हेमंत सोरेन है। और कल्पना सोरेन राज्य की महिलाओं की बागडोर जो है, राज्य की महिलाओं को किस तरह से मोड़ना है, किस तरह से पार्टी में पक्ष में लाना है, तो वो कर रही है। हुआ तो दूसरी ओर हेमंत सोरेन आ गए हैं, तो पूरी राज्य की जनता जो कह रही है कि झारखंड के 4 करोड़ जनता की विश्वास की जीत है। और अगर ये भी झामुमो कर रही है कि अगर 8 एकड़ 8 डिसमिल जो जमीन का बात कर रही है ईडी की, वो हेमंत सोरेन के नाम है, तो झामुमो ने यह भी कहा है कि झारखंड में जो है 79,710 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र है, वो भी हमारा है। तो एक बड़ा बात जो है झामुमो ने कहा है कि पूरा झारखंड का क्षेत्रफल 79,710 स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये भी मेरा ही क्षेत्र है। तो 8 एकड़ का बात कहाँ हुआ, ये तो पूरा झारखंड ही हमारा है। झारखंड आंदोलन के जो है जनक शिबू सोरेन का ये झारखंड है, तो पूरा झारखंड हमारा है, सिर्फ 8 एकड़ का जमीन थोड़ा हमारा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है झामुमो ने खेल खेल लिया है उल्टा। अब जो है बीजेपी के लिए बहुत बड़ा जो है नुकसानदायक साबित होगा 2024 के विधानसभा। ये तो पूरा मतलब कि सुनिश्चित हो गया है, क्योंकि जिस तरह मुख्यमंत्री जी गुरु जी का चेहरा एकदम लुक सेम टू सेम दिख रहा है। जी जी सर। बिल्कुल मंजर भाई, आपने काफी जो है दिलचस्प पॉइंट गिनाया। मैं जो है दोबारा आऊंगा, लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं चाह रहा था राजेश सर से, जो आपने बातें कही उस पर कि पहली बात तो ये सर कि जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो हेमंत सोरेन की भावनाओं से मिलता है। हेमंत सोरेन की भावना ये है कि उन्हें फंसाया गया, उन्हें जानबूझकर साजिश के तहत जेल में डाला गया।
और दूसरा कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो भी इसकी एक तरीके से पुष्टि करता है। एक तो सवाल ये हो गया, और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब भी कोई पार्टी समय से थोड़ा समय लेकर के, मतलब अगर आप एकदम चुनाव का ऐलान हो तभी कैंपेन में उतरे तो शायद आपका असर उतना नहीं होता है। लेकिन अगर आप जनता के बीच 4 महीने पहले, 6 महीने पहले निकल जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आप ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। और आप 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें देखें कि आदिवासियों ने नरेंद्र मोदी को की जो नीतियां हैं उनको खारिज किया है, उस पर वोट नहीं दिया। तो ये अगर वो कैंपेनिंग पे निकलते हैं, आभार यात्रा निकालते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ये कितना उनके लिए फायदेमंद होगा। और दूसरा कि क्या जो उनके मन में है कि मुझे मेरे साथ साजिश की गई, मुझे बदला लेना है, मुझे चुनाव जीतना है, इनको हराना है, तो ये कितना जो है असर करेगा। जो आपने कहा कि कोर्ट की बातें और हेमंत सोरेन की भावना, ये दोनों मिलती जुलती, और सच बात तो ये है कि हेमंत सोरेन ने जो बातें कही उन बातों को कोर्ट ने इंडोर्स किया एक तरह से। जिस तरह से हेमंत सोरेन का जो कहना है कि भाई मैं इसमें मुझे फंसाया जा रहा है, कोर्ट के वक्तव्य से भी आप साफ साफ ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हाँ भाई ये फंसाया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट का भी यही कहना है कि प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ कोई केस इस तरह का बनता नहीं और इसलिए इनको जमानत दिया गया। आते हैं ये एक जो बात हम तीनों अभी उस पर नहीं पहुंचे हैं, वो ये कि पहले झारखंड के सर्वमान्य नेता थे दिसोम गुरु शिबू सोरेन। आज उनकी छाया से निकल करके हेमंत सोरेन सर्वमान्य नेता बन गए, और ये उनको एक बड़े नेता या सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित करने में भाजपा ने जो अपने ब्लंडर मिस्टेक्स किए हैं उनका ही हाथ है। क्योंकि यदि इनको जेल नहीं डाला जाता तो यकीन मानिए कि वो प्रभाव हेमंत सोरेन का नहीं हो पाता जो आज है। आज पूरा झारखंड उनको गुरुजी के सुपुत्र के रूप से ज्यादा आज हेमंत सोरेन के रूप में जानने लगा। पहले उनकी पहचान ज्यादातर ये थी कि वो गुरुजी के पुत्र हैं, इसलिए वो राजनीति में सफल हो रहे हैं, ये था। लेकिन आज वो बातें नहीं है। आज वो स्वयं स्थापित हो चुके हैं और उनको स्थापित करने में बहुत बड़ा हाथ भाजपा का। अब आप ये देखें, लाइनअप देखें झारखंड मुक्ति मोर्चा। दिसोम गुरु वो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं झारखंड में, झारखंड ही नहीं बल्कि देश में भी आदिवासियों का नेता के रूप में अगर नाम लिया जाए तो दिसोम गुरु का नाम सबसे ऊपर आता है पूरे देश में। दूसरे पे हेमंत सोरेन है, उसके बाद कल्पना सोरेन है। तो ये जो लाइनअप है, ये क्या इस लाइनअप से टक्कर लेने के लायक भाजपा के पास कोई नेतृत्व है, या भाजपा के पास कोई ऐसा मुद्दा है जो कि जिसको पकड़ के वो विधानसभा चुनाव में जा सके। अभी हम लोग बातें कर रहे हैं कि कोर्ट ने क्या कहा, हेमंत सोरेन ने क्या कहा। कल जो नेता प्रतिपक्ष है माननीय अमर कुमार मौर्य, उन्होंने ध्रुवीकरण करने वाला एक बयान दिया कि भाई बाहर से लोग आ रहे हैं घुसपैठिए, उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बसा रही आदिवासियों के जमीन। हाँ मंजर कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी मैं ये बताना चाह रहा कि आज ही जो है राजमहल के जो है विधायक अनंत ओझा जो है निर्वाचन आयोग झारखंड कार्यालय पहुंचते हैं और कहते हैं कि राजमहल क्षेत्र में तेजी से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और कहीं ना कहीं जो है बांग्लादेशी घुसपैठी पर वो निशाना साध रहे हैं। और उन्होंने शिकायत दर्ज कराया है कि इसका जांच किया जाए कि इतना मतदाता कैसे बढ़ गए हैं इस क्षेत्रों में। तो खास करके जो है ये मुस्लिम को ज्यादा ट्रेस कर रहे हैं। और एक्चुअली सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि झारखंड में कि जो संथाल परगना के मुसलमान वो बंगाली बोलते हैं और बंगाली बोलने के कारण इनको बांग्लादेशी बोला जाता है। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये नैरेटिव सेट करने में जो है सफल हो जा रहा है कि वो बांग्लादेशी है। और ज्यादातर आपको संथाल परगना जाएंगे तो जामताड़ा अगर थोड़ा सा अगर छोड़ दें
तो बाकी जितना संथाल परगना की जिले हैं सब में बंगाली बोलते हैं मुसलमान, और मुसलमान बंगाली होने के कारण इनको बांग्लादेशी बोला जाता है, बस यही कारण है। जी मंजर भाई, दरअसल एक छोटी सी टिप्पणी राजेश सर मैं करना चाह रहा था। क्या है कि जो गरीब आदमी होता है ना, जब वो कहीं रोजी रोटी कमाने जाता है तो सबसे पहले भाषा सीखता है। बंगाल और बांग्लादेश में भाषा का तो आप जानते ही, वहां बांग्ला चलती है। अब अगर वो बांग्ला नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? उसके लिए सबसे आसान वही काम है कि वो बांग्ला बोले। और चंपई सोरेन तो इस पर जवाब दे चुके हैं कि बॉर्डर क्यों नहीं केंद्र सरकार बंद करती है, वहां कौन खड़ा है। सिर्फ बांग्लादेशी बांग्लादेशी करके जो है अगर आप राजनीति करते हैं तो बांग्लादेश के साथ तो आप अभी, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो वहां सबसे पहले स्टेट गेस्ट के तौर पर कौन आया? शेख हसीना आई। आप उनसे बोलते कि यार ये क्या हो रहा है, हमारे देश में बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं। बांग्लादेश की इकोनॉमी इस समय भारत की इकोनॉमी से अच्छा कर रही है। मेरे जानने वाले तमाम रिलेटिव्स इंजीनियर्स जो है बांग्लादेश में काम कर रहे हैं, वहां उनको काम मिल रहा है। ये भाजपा वाले नहीं बोलेंगे। अगर वहां से कोई गरीब आ जा रहा है, चाहे वो बंगाल का ही हो या कहीं से भी आ रहा, यहां से लोग अमेरिका क्या अवैध तरीके से नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं। खूब गुजराती जा रहे हैं, कभी कनाडा में बर्फ में फंस के मर जाते हैं, कहीं तूफान में फंस के मर जाते हैं। अगर इसको कोई मुद्दा बना रहा है, ठीक है ये मुद्दा है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा नहीं कि उस पर चुनाव लड़ा जाए। भाजपा की जो एंटी मुस्लिम राजनीति है, हेट जो घृणा है, वो कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, साझा भारत इस मुद्दे पर लगातार बात करता रहेगा और हम बात करेंगे। राजेश सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भाषाई मुद्दे जो ये उठा रहे हैं, मंजर ने कहा कि संथाल परगना में ज्यादातर लोग बांग्ला बोलते हैं, और सिर्फ संथाल परगना ही नहीं, धनबाद आ जाए आप, निरसा के क्षेत्र, निरसा पूरी तरह से बंगाली संस्कृति है। चंदनक्यारी क्षेत्र जहाँ के हमारे मंजर इमाम रहने वाले हैं, वहां पर अभी आप चले जाएं, गांव गांव में हरि बोल कीर्तन होता है, वो पूरी तरह से बंगाल का संस्कृति है। चास, बोकारो, ये सब बंगाल से। हाँ मंजर, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के नेता अमर बारी खुद बंगाली बोलते हैं। सही बात है। वो और बंगाली बोलते हैं, और साथ ही साथ उन पर यहाँ के स्थानीय लोग तोहमत भी लगाते हैं कि वो बंगाल से पलायन करके आए हैं। चंदनक्यारी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि अमर कुमार बावरी के सारे रिश्तेदार बंगाल में है, और ये स्वयं बंगाल से पलायन करके झारखंड में आए, और जो उनका घर है वहां से मात्र 2-4 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल बॉर्डर है। तो मैं तो सर ये कहूंगा कि जो बावरी टाइटल है ना, उसके काफी लोग बंगाल में मिलते हैं। हाँ, नहीं, बावरी टाइटल आपको बिहार झारखंड के पूरे इलाके में अगर मिलेगा तो बंगाल से सटे हुए क्षेत्रों में ही मिलेगा। पुरुलिया में बहुत ज्यादा, पुरुलिया में बावरी बहुत ज्यादा है, और अमर कुमार बावरी और अमर कुमार बावरी का जितना सम्मान वहाँ पुरुलिया के बावरी समाज के लोग करते हैं, उतना शायद झारखंड में नहीं करते, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम पुरुलिया में होते रहता है बावरी समाज का, जिसमें अमर कुमार बावरी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। तो दरअसल अभी क्या है, आप इसको समझने का प्रयास करें। चंपई सोरेन के खिलाफ बोलने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। सरकार जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से जनता के हित के लिए जो योजनाएं ला रही है, वो योजनाएं बहुत अगर सही मायने में इम्प्लीमेंट हो गई तो वो मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा, और वो कर भी रहे हैं। अगर देखा जाए चंपई सोरेन के एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है अभी झारखंड में, उसके खिलाफ बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ये या तो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, या फिर है कि भाई घुसपैठिए आ गए। आपने सही कहा कि घुसपैठिए आ गए, तो चंपई सोरेन ने कहा कि भाई घुसपैठिए आए कैसे? आखिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अमित शाह के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आखिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को पार करके घुसपैठिए कैसे आ जा रहे हैं? ये सारी बातें हैं। और आपने बड़ा मार्के की बात कही कि स्टेट गेस्ट शेख हसीना थी शपथ ग्रहण में। तो ये सारी बातें जो है, ऐसा नहीं है कि जनता समझती नहीं है, जनता सब समझती है,
और वो सही समय पे माकूल जवाब भी देती है। आज फिर से जो झारखंड में भाजपा यूनिट जो है इनका, वो सिर्फ पोलराइजेशन के सहारे पर टिका हुआ है, ध्रुवीकरण करने का भरपूर प्रयास कर रहा है, और उसके अलावा इनके पास कोई जवाब नहीं है। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, चंपई सोरेन या दिसोम गुरु शिबू सोरेन, इनका कोई जवाब नहीं। और अभी तो चुनाव टाइम है, अभी तो परवान चढ़ेगा, और कैंपेन में अभी जो निकलेंगे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन तो अभी निकल रहे हैं। साथ ही साथ जब पीक पर होगा तो उस समय इंडिया गठबंधन के वो नेता आएंगे जिन्होंने कि पूरे देश में भाजपा को त्राही त्राही करवा दिया, और उस समय क्या होगा ये सोचने वाली बात है। ये जो पॉइंट है सर, इस पे जो है मैं अपने आप को बोलने से नहीं रोक पाया। अगर हम मंजर भाई हम लोग ये सोचे कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव अगर झारखंड में कैंपेनिंग करने एक बार भी आ गए तो उसका असर जो है, क्योंकि आप देखिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल है, लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें 272 से कम हैं, 240 हैं, और आज ही सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा और बोला है कि नरेंद्र मोदी इसको पचा नहीं पा रहे हैं कि मैं 240 पे आ गया। तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, कल्पना सोरेन, चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन और अपने दिसोम गुरु अभी हैं। जब मैंने देखा था कि वो एक कार्यक्रम में भी पहुंचे थे, उल गुलाम रैली थी, वहां भी पहुंचे थे। तो इस बार तो आप कहिए कि सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूं कि हेमंत सोरेन के दिल में ये आ गया है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई, उनके साथ गलत, और वो इसका हिसाब करना जरूर चाहेंगे। राजेश सर और फिर मंजर भाई। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि जो लाइनअप है इंडिया गठबंधन के पास नेताओं का, वो सारे नेताओं ने अपने अपने इलाकों में भाजपा को पटकनी दिया हुआ है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने मिलकर उत्तर प्रदेश, जो कि गढ़ माना जाता था भाजपा का, जहां से सबसे ज्यादा सीटें भाजपा को मिलती थी, वहां पटकनी दिया। बिहार में तेजस्वी यादव, ठीक है बहुत ज्यादा सीटें नहीं आई इंडिया गठबंधन को, पर पिछले बार से ज्यादा है, 10 सीटें जीते हैं वो। ऐसा नहीं है कि वहां भाजपा पिछले बार जैसे 39 सीटें जीतने में कामयाब रही। महाराष्ट्र, वहां उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार है। अगर ये सारे नेता आ जाते एक बार भी, आपने जैसा कहा, अगर झारखंड में एक बार भी आ जाते हैं तो भाजपा के पास शायद उस तरह नेताओं का लाइनअप नहीं है जो कि क्राउड पुलर हो। शिवराज सिंह चौहान, जैसे लोकसभा चुनावों में हमने देखा, राजनाथ सिंह भी आए, पर वो उस तरह का क्राउड पुल नहीं कर पाए जिस तरह से अन्य नेता करते हैं। तो सही बात तो ये है कि इस तरह के नेताओं के लाइनअप से झारखंड स्तर पे, झारखंड के राज्य स्तर पे कर लेने के लिए भाजपा के पास कोई नेता है। और जिस तरह से आज अभी मैं देख रहा हूं कि बाबूलाल मरांडी का आभा वो कम हुई है, तो मुझे लग नहीं रहा है कि वो बहुत ज्यादा प्रभावी साबित होंगे, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, अर्जुन मुंडा के केंद्र में मंत्री रहते हुए, पांचों की पांचों आदिवासी सीटें ये लोग हारे हैं, और तोड़फोड़ भी इन्होंने मचाया इंडिया गठबंधन में। ऐसा नहीं है कि झारखंड में इन्होंने गीता कोड़ा को तोड़ा, सीता सोरेन को तोड़ के लाए अपने पक्ष में। उसके बावजूद यदि ये हाल है तो अब तो ये जान ले कि यदि किसी व्यक्ति में राजनीतिक समझ है तो वो टूटने वाला तो नहीं है। जिस तरह से वो पूरे देश भर में डिक्लाइन देख रहा भाजपा का, तो वो टूट के भाजपा के पक्ष में तो नहीं जाएगा। अगर कोई लंबी राजनीतिक पारी खेलना चाहता होगा तो, बाकी अगर छोटे मोटे क्षणिक लाभ के लिए कोई जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बंगाल में हम लोग देख चुके हैं कि क्षणिक लाभ के लिए कितने नेता तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में गए थे, और आज भाजपा के सांसद जो जीते हुए हैं वो तृणमूल कांग्रेस में जाने के लिए रोज ममता बनर्जी से बात कर रहे हैं। तो ये हालत ये है झारखंड में आज, राजनीतिक स्थिति ये हो चुकी है कि भाजपा के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मोदी जी का लाइन एंड लेंथ गड़बड़ था, ठीक उसी तरह से झारखंड में भाजपा का होने वाला है। इनको सूझेगा नहीं कि क्या करना है, क्या बोलना है, और जब किसी नेता को ये नहीं सूझता है कि क्या बोलना है तो कुछ ना कुछ वो ऊट पटांग बोल देता है, जो कि उसके लिए घातक सिद्ध होता है। और मुझे लगता है कि उसी दिशा में भाजपा बढ़ रही है झारखंड में।
जी मंजर भाई, आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर अभी झारखंड में कोई वर्ग नाराज है इनसे तो वो है युवा वर्ग। अगर युवाओं की मुद्दों पर अगर सुलझा देते हैं, सितंबर तक अगर ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर देते हैं और नियुक्ति पत्र बांट देते हैं, तो हमें लगता है कि झामुमो बड़ी मजबूती के साथ वापसी करेगी। अगर नहीं कर पाती है तो फिर बहुत बुरी स्थिति में फंस जाएगी, जो है फैक्ट है, मैं वो बता रहा हूँ। क्योंकि इनसे सबसे ज्यादा नाराज युवा है, और पिछली बार 2019 में राजेश सर भी जानते हैं कि युवाओं की बदौलत ही जो है हेमंत सोरेन राज पर आए थे, सत्ता पर लौटे थे। क्योंकि रघुवर दास की लाठी जब युवाओं पर चली थी तो 2 महीने दर्द से उठ नहीं पा रहे थे वो युवा। आज वही युवा वही दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 9 साल से एक एग्जाम सीजीएल नहीं ले पा रही है सरकार। उसके बाद जो है कई नियुक्ति प्रक्रिया जो है अटकी हुई है। लगातार जो है एग्जाम पेपर लीक का एक बार हो गई, उससे थोड़ा सा हाहाकार मचा राज्य में, और अभी भी मचा हुआ है। अगर वो एग्जाम नहीं ले पाते तो मुझे लगता है कि युवाओं का जो है नाराजगी साफ दिख रही है। जी, राजेश सर क्या कहना है? हाँ राजेश सर, पहले पूछ लीजिए फिर मैं बोलता हूँ। अरे मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मंजर सही बोल रहे हैं कि यहाँ पर युवा जिस तरह से पूरे देश में बेरोजगारी से त्रस्त है, वही हालत झारखंड में भी। पर क्या यहाँ का युवा इतना नाराज है कि वो भाजपा की तरफ जाए? 2 करोड़ नौकरी के लिए वो भाजपा की तरफ जाने वाला नाराजगी है या नहीं? क्योंकि 2019 में जो युवा आए थे झारखंड मुक्ति। राजेश सर, एक सवाल मैं आप दोनों के सामने रख देता हूं, इस पर आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है कि मंजर भाई ने जो कहा वो ग्राउंड पर हमने महसूस किया है कि ग्राउंड पर जो है सिचुएशन है पेपर लीक और ये, लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है? एक तरफ नीट है, आप देखिए नीट में जिस लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है, नरेंद्र मोदी मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, परीक्षा कैंसिल नहीं कर रहे हैं। एक तो ये बात हो गई, और ये टीवी चैनलों पर भी चल रहा है, गोदी मीडिया का हर चैनल दिखा रहा है, अखबारों में छप रहा है कि यहाँ से सॉल्वर पकड़ा गया, गुजरात से, बंगाल, बिहार से, हर जगह से पकड़ा जा रहा है। यूपी में पूर्वांचल के जो है ओम प्रकाश राजभर का एक नेता जो बेदीराम करके हैं वो पकड़े गए हैं, मतलब सवालों के घेरे में। बात ये है कि चंपई सोरेन तो ये भी कह रहे हैं कि हम भर्ती निकाल रहे हैं। यूपी में तो भर्तियां तक नहीं निकल रही हैं। पुलिस भर्ती जो आई थी 70,000 की भर्ती थी, उसका अभी तक कोई पता नहीं है। बीजेपी में झगड़ा शुरू हो गया है। झारखंड, मेरा सवाल ये है कि झारखंड के युवाओं के पास मंजर भाई ऑप्शन क्या है? या तो भर्ती निकले, आप एग्जाम दें, सारी चीजें हों, और या तो फिर नीट वाला मामला हो। मंजर भाई पहले, फिर राजेश सर, आप दोनों से मैं चाहूंगा किस पर जवाब दें। देखिए कि उनके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है जेबी केसेस झारखंड में, क्योंकि ये बीजेपी में भी इनको कुछ मिला नहीं, और ये दोबारा बीजेपी पर भरोसा भी नहीं करेंगे। क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार में लगातार जो है पेपर लीक हो रही है, एनटीए एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रही है, तो कहीं ना कहीं वो उनसे भी नाराज है। रेलवे की वैकेंसी नहीं है, 5,000 लोको पायलट देते हैं और 1.5 लाख 3 लाख के खाली है पद। तो कहीं ना कहीं जो है जनता, जो युवा है वो सरकार से भी नाराज है, और मोदी सरकार से तो एकदम रोजगार की अपेक्षा करना बेईमानी होगी। और हमें लगता है ये युवा एक बार जो है जयराम की तरफ मुड़ जाएंगे, अगर अगर लेकिन राज्य सरकार लगातार जो है नियुक्ति प्रक्रिया और जिस तरह से मीटिंग करके चंपा सोरेन लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अगर कर सकते हैं तो झारखंड सरकार में जो झामू वो दोबारा दोबारा वापसी करेगी। अन्यथा ये जो है युवा ये परिवर्तन करेंगे, क्योंकि वो बीजेपी के साथ नहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी चर्चा कर रहे हैं हम लोग बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, जयराम महतो पर विश्वास जताते हैं, क्या देखते हैं कि क्या करते हैं ये। तो ये भी बात लोगों तक सामने आ रही है लोगों को भी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को इन सब पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री शरण को इन पर फोकस करना होगा, युवाओं के मुद्दे पर, और युवाओं पर उनको बोलना होगा। क्योंकि वो लगातार जो है कुछ बयानबाजी करते थे, और इससे पहले 4 साल पहले, जब इससे पहले मुख्यमंत्री थे तब का बात बोल रहे हैं, तो वो कहते थे कि बकरी पालन कीजिए, पालन कीजिए। तो इससे नाराज है, उसको पॉजिटिव समझा नहीं पा रहे हैं, हम नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं। उस समय ये नहीं समझा पा रहे थे कि
कि हम अभी नियुक्ति प्रक्रिया चालू करेंगे तब तक जो है आप पैसा कमाइए, बकरी पालन कीजिए, ये पालन कीजिए। लेकिन उसका गलत इम्पैक्ट जो है बीजेपी उसको कर दिया, ध्रुवीकरण कर दिया उस मुद्दे को लेकर और जनता को भटका दिया। और जनता को ये लगातार कह रही है युवा कि आपको बकरी पालन, सुअर पालन के लिए मजबूर कर रही है राज्य सरकार, लेकिन ऐसा नहीं है। झामुमो का प्लान था कि जो मिडिल वर्ग है वो बिजनेस करे और मछली पालन करे, सुअर पालन करे, बकरी पालन करे। ये सब मुद्दा जो है उल्टा पड़ गया जेएमएम के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज छवि को सुधारना होगा और ग्राउंड पर जो है साफ ये मतलब रिपोर्ट है कि ये इनसे नाराज है कि एक भी जो है नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक जो है कुछ हो गई है, पीजीटी टीचर की हो गई है, चाहे जेईई हो गई, लेकिन बड़े बड़े जो है पद जैसे सिपाही हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, उसके बाद सीजीएल हो गया, इन सब नियुक्ति को पूरा राज्य सरकार का चुनौती बना हुआ है। और मुझे लगता है कि इनको बहुत जल्दी पूरा करनी चाहिए, क्योंकि सितंबर में अगर चुनाव की घोषणा हो जाती है तो फिर आचार संहिता लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो है अगस्त से पहले कुछ करना होगा, अन्यथा जो है थोड़ा दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ेगा। राजेश सर, जैसा मंजर ने कहा कि युवाओं के सामने एक ऑप्शन है जेबीकेएसएस का, पर मंजर भाई और नंदलाल भाई आप दोनों से मैं ये कहना चाहूंगा कि जेबीकेएसएस पूरी तरह से राज्यव्यापी पार्टी नहीं, इसका असर क्षेत्र विशेष में ज्यादा है। और जब पूरे राज्यव्यापी चुनाव होगा तो उस समय ये देखना होगा कि युवाओं का रुख क्या होता है। रही बात जैसा मैंने शुरू में कहा कि चंपई सोरेन के जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं जन सरोकार से जुड़े हुए, अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से होता उन जन सरोकार वाले कार्यक्रम में रोजगार भी, तो रोजगार है, महिलाओं के खाते में पैसे देना है, ये सारी जो बातें हैं अगर ये सही ढंग से इम्प्लीमेंट होती हैं तो, और साथ साथ जो कार्यक्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के स्तर पर पूरे राज्य में चलाएगी, अगर ये सारी चीजें जुड़ती हैं एक साथ, तो मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का पलड़ा बहुत भारी होगा। दूसरी बात कि ये तय है कि युवा, खास करके जो युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, वो भाजपा की तरफ अपना रुख नहीं करेगा, क्योंकि भाजपा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है रोजगार देने में, राज्य स्तर पे देखें या राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो वो बहुत ही बुरा हाल है। और जो मुख्य जो हमारे देश में आज समस्याएं हैं, एक है बेरोजगारी और एक है महंगाई। इसके बाद सारी बातें हैं कि संविधान पर खतरा है और जो इनका तानाशाही रवैया है या ये क्या बदलाव करना चाहते हैं, ये सारी बातें उसके बाद है। पर लेकिन जो मुख्य दो समस्याएं वो बेरोजगारी और महंगाई है, और अलग अलग सर्वे में ये बातें सामने आई। साथ ही साथ जो युवाओं को बेरोजगारी के साथ साथ जो नीट वाला जो मामला है, तो झारखंड के जितने बच्चे नीट दिए हैं और उनके माता पिता जो जुड़े हुए हैं इससे, ये आप यकीन मानिए कि वो भाजपा के वोटर हैं। क्योंकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो वोटर होता है, सामान्य वोटर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन का है, वो ग्रामीण परिवेश से आता और उसके पास इतना पैसा नहीं कि कोटा भेज करके और रांची भेज करके अपने बच्चों को कोचिंग करवाए, 2 साल हॉस्टल में रख करके और लाखों रुपया खर्च करके कोचिंग के बाद वो परीक्षा दिलवाए, उसकी इतनी ताकत नहीं होती। जो शहरी मतदाता हैं जो कि भाजपा के माने जाते हैं, उन मतदाताओं में ये एक रुझान है कि बच्चों को कोचिंग करवाए, अच्छा से अच्छा कोचिंग में भेजें, भले ही कर्ज लेके भेजना पड़े, वो भेजते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शहरी मतदाताओं के पास रुपए का भंडार लगा हुआ है, पैसे का भंडार है और वो हर काम आराम से कर रहे हैं, नहीं। शहरी मतदाता भी जो है उनके स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है आज। मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो कर्ज लेकर के बच्चों को या तो कोचिंग करवा रहे हैं या हॉस्टल में रख रहे हैं और उनको परीक्षा दिलवा रहे हैं। और इन सब बातों के बाद यदि परीक्षा कैंसिल होने की नौबत आ रही है, और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि नरेंद्र मोदी अभी डिनायल मोड में है, उनके तरफ से एक शब्द नहीं कहा गया है नीट परीक्षा पर। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में कहा कि परीक्षाएं सुचारू रूप से होनी चाहिए, लेकिन नीट को लेकर के कोई उल्लेख नहीं था।
धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत बाद में ये माना कि कुछ गड़बड़ी हुई है। वो भी आज तक ये बोलने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ, जबकि हर जगह से हुआ। जले हुए पेपर मिल रहे हैं, सॉल्वर गैंग मिल रहा है, हर तरह की बातें हो रही है। जी, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा सर कि ये सरकार जो है जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। अगर सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं, थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई है तो उस परीक्षा की शुचिता बची कहाँ? वो परीक्षा सही ढंग से हुई, निष्पक्ष तरीके से हुई, सबको फेयर चांस मिला, हम ये कैसे कह सकते हैं? पहले तो एक जो है नकल पकड़ा जाता था कहीं और परीक्षा रद्द हो जाती थी। आज नरेंद्र मोदी या धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ अपनी मुंहजोरी पे और मीडिया के सवाल न करने की वजह से ये जो है चीजें चल रही हैं। अगर जो टॉपर्स हैं जिनके नंबर सेम हैं, एक ही इंस्टीट्यूट से 6-6 लोग टॉप कर रहे हैं, एक ही नंबर मिल रहा है, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? नीट पर तो तमिलनाडु का स्टैंड है कि भाई इसको रद्द किया जाए। बहुत सारे लोग, अखिलेश यादव तक ने कहा है। बात यह है कि सरकार अपनी गलतियां कभी मानती ही नहीं और जनता ने, नागरिकों ने सवाल करना छोड़ दिया। लोग भोगू बन गए, गोदी मीडिया बन गए। अगर लोग सवाल करते तो इसको रद्द किया जाना चाहिए था। आप जो है सेमेस्टर में परिवर्तन करते। और इसमें तो कहा गया कि रिजल्ट पहले आने वाला था लेकिन चुनाव को देखते हुए बाद में आया। बहुत सारे सवाल हैं सर। मंजर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहा था कि अगर कोई स्कूल में एक पेपर लीक हो जाता है या कहीं पकड़ा जाता है तो पूरी परीक्षा रद्द हो जाती है, जैसा कि आपने जेएसएससी सीजीएल देखा। किस तरह से भाजपा जो है दोहरी चरित्र देखिए, झारखंड में आरोप लगाती है पेपर लीक रद्द कीजिए, एग्जाम रद्द कीजिए, लेकिन नीट पेपर लीक हजारीबाग से ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल को सीबीआई गिरफ्तार करके ले जाती है, लेकिन भाजपा के झारखंड के नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है कि नीट को रद्द। तो ये दोहरी चरित्र जनता साफ देख रही है कि एक तरफ आप झारखंड में कुछ होती है तो हाहाकार मचा देते हैं, जबकि केंद्र के जब में कोई परीक्षा होती है तो उस पर कुछ नहीं आप करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है शहरी मतदाता जैसे कि राज्य सरकार है वो जो है उनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि ये सरकार जो है छात्रों की तो है ही नहीं, आपकी तो है ही नहीं, छात्रों की भी नहीं। जो छात्र शहरी क्षेत्र नरेंद्र मोदी जो है जय श्री राम और मोदी 30 जो इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाते थे, आज देख रहा हूँ कि नीट की स्टोरी लगा रहे हैं। मैं ये साफ देख पा रहा हूँ। और लगातार जिस तरह से मैं देखा ये भी कि संसद में अगर आवाज उठा रहे हैं राहुल गांधी तो उनके माइक को बंद कर दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है किरण रिजिजू की तरफ से, संसदीय कार्य मंत्री है शायद, वो कह रहे हैं कि ये संसद की गरिमा के खिलाफ है। जो छात्र माता पिता को वोट दिया वो गरिमा के खिलाफ कैसे हो जाएगा? संसद की गरिमा के खिलाफ जिन छात्रों के भरोसे सबसे ऊपर है उनके भरोसे आप सरकार में लौटे हैं और उनके मुद्दे पर आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो इन छात्रों को आप समझना होगा कि हमने किसको वोट दे दिया। अब उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि झारखंड में ये गलती यहाँ की छात्र नहीं कर, और जिस तरह चंपा दादा ने कमाल संभाला, मैं चाहता हूँ क्योंकि प्यार से टाइगर भी करते हैं कोल्हार के लोग, तो हम लोग दादा बोलते हैं, और चंपा दादा ने जिस तरह छात्रों के मुद्दे को लेकर साधा है, इससे जो है यहाँ पर भाजपा में खलबली मच गई है। 3 महीने में सारी नियुक्ति भर देंगे, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। उसके बाद भाजपा ये मुद्दा नहीं लेके जा पा रही है क्योंकि ऑलरेडी घोषणा कर दी है सरकार ने कि आखिरी 3 महीने में हम सारी नियुक्ति पूरी कर देंगे। तो अब भाजपा के पास मुद्दा बचा नहीं, इसलिए बांग्लादेशी एनआरसी वगैरह कर रहे हैं और वही हो रही है। सोरेन आने के बाद तो अब हमें लगता है कि भाजपा के नेताओं से हम बात की तो वो मीडिया में बैठ के तैयार नहीं हो रहे, बोले किस मुद्दा पर बोले, सारा तो मुद्दा ही लूट के ले गए हेमंत सोरेन जी। अरे मैं बोलना चाह रहा हूँ नंदलाल भाई कि आप ये देखें, पैटर्न समझे, मामला शुरू कहाँ से हुआ था और अभी तक कहाँ पहुंचा है। मामला शुरू हुआ था मुसलमान से, उसके बाद किसान, उसके बाद नौजवान जो बेरोजगार था। आज ये मामला छात्रों तक पहुंच गया है, जो सबसे फ्रेश वोटर होता है या जो वोटर भी नहीं होता है या 1-2 साल में वोटर बनता है वो। तो ऐसा कोई वर्ग नहीं बच रहा है जो इस सरकार के क्रियाकलाप से त्रस्त ना हो। और मामला मुसलमान का नाम हर जगह मुसलमान का लिया गया, पर कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको कि छोड़ा गया। नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जिनकी नौकरियां थी वो नौकरियां छूट रही हैं,
महंगाई बढ़ रही है, तो ये साथ ही साथ किसानों पर जो अत्याचार हुआ वो सारा विश्व जान रहा है कि भारत में किस तरह से 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे। बेरोजगार नौजवानों के पेपर लीक होते हैं, एग्जाम कैंसिल होते हैं, नौकरी मिल नहीं रही है। एक तो निकलती है कभी कभार वैकेंसी, रेलवे में तो बंद ही है, कहीं कोई सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकल गई, लाखों नौजवान देते हैं वो परीक्षा और उसके बाद वो कैंसिल होता है, नौजवानों पर लाठीचार्ज होता है। आज ये मामला छात्रों तक आ गया और हो सकता है कि कल को एलकेजी, यूकेजी, प्रेप और क्लास 1, 2, 3 तक ये मामला पहुंच जाए और उन बच्चों को भी आंदोलन करने के लिए निकलना पड़े, और वो भी निकलेंगे, वो मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि मैंने ऐसे वाकयात भी देखे हैं कि बच्चा अगर बोलता है कि पापा मुझे 2 पेंसिल की जरूरत है, तो पापा बोलते हैं कि बेटा 1 पेंसिल से भी काम चला लो, 1 पेंसिल कुछ दिन के बाद दिला दूंगा। ये हालत हो चुका है इस देश में, और ये सरकार इस चीज को मानने को तैयार नहीं, वो डिनायल मोड में हमेशा रहती है। वो वही राम मंदिर और ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान, वो पकड़ के आज भी चली हुई है, और उसे ये एहसास नहीं हो रहा है कि उसका ये अस्त्र चूकते जा रहा है, अब वो काम नहीं कर रहा है। क्योंकि पेट की भूख, महंगाई, बेरोजगारी, इससे बड़ा कोई चीज नहीं है। चाहे आप कितना भी ध्रुवीकरण कर लें, ये चीजें सर चढ़ के बोलती हैं, भले लेट बोली, 10 साल के बाद बोली, लेकिन बता तो चल गया कि आज क्या मुद्दे हैं इस देश के सामने। जी मंजर भाई बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं यही कह रहा था कि राजेश सर ने कहा कि अब बच्चे भी आंदोलन करेंगे, तो बच्चे, छोटे बच्चों का री एडमिशन लिया जाता है स्कूलों में, और ये एक बड़ी मुद्दा है। एडमिशन मतलब कि क्लास सिर्फ बढ़े आगे, उसके री एडमिशन के नाम पर जो है बड़े बड़े जो है स्कूल, प्राइवेट स्कूल, वो पैसे ऐंठने का काम करती है, 25,000 30,000 रुपये, और वो उनके माता पिता जो है कर्ज लेकर अदा करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो बोझ मिला ही था, अब जो है जो डॉक्टर बनाने का सपना था माता पिता का, वो भी अब टूट चुका है। क्योंकि जिस तरह से मामले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी परीक्षा सिवाय यूपीएससी के साफ दिखाई नहीं दे रही। तो लोगों में अब जो है ये माइंड घुस गया है कि कोई भी बिना पैसा का कोई वैकेंसी या कोई परीक्षा पास नहीं कर सकता। तो ये बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, और इससे क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ये साफ जो है हम देख पा रहे हैं, तो शहरी क्षेत्र में जब ये स्थिति है, तो वो चीज को इन लोग नैरेटिव सेट कर रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, और लोग कह रहे हैं कि बड़े लोगों का तो कुछ हो नहीं रहा, तो हमारा क्या होगा पढ़ने लिखने से। और हम देख रहे हैं कि मैट्रिक परीक्षा वो पास कर रहे हैं, और आईटीआई कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, और रोजगार से जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मतलब जो है ग्रामीण क्षेत्र पर ज्यादा असर पड़ रहा है, और जो ड्रॉप आउट जो है स्कूलों में जो सबसे ज्यादा, वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं। और जो विद्यालय छोड़ देते हैं 8वीं में, 7वीं में, 6ठी में, ये वही विद्यार्थी होंगे आने वाले भविष्य में। और मोदी जी को यही चाहिए कि पढ़ा लिखा भारत ना हो। जी एक्चुअली हम लोगों ने बहस हेमंत सोरेन पर शुरू की थी, और ये बहस जो है कि कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन मैं ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी ने जो है जो एलकेजी, यूकेजी, 5वीं 10वीं के बच्चे हैं, पता है जब हम लोग मतलब क्लास में थे, तो बच्चों को नैतिक रूप से सबल बनाने, सक्षम बनाने, हमेशा आदर्शों के लिए खड़े होने की शिक्षा दी जाती थी। पिछले 2014 से क्या हुआ है, उससे पहले से, क्योंकि आईटी सेल तो पहले से ही एक्टिव हो गया था, शिक्षकों की जो मतलब ट्रेनिंग हुई है, जो ब्रेन वॉश हुआ है, वो भी मतलब घृणा से भर गए, एक समाज के प्रति, एक समुदाय के प्रति, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और वही शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। बहुत सारे बच्चों को तो आपने देखा होगा, वो पश्चिमी यूपी का एक मामला था, जहां एक शिक्षिका जो एक मुसलमान बच्चे को सिर्फ इसलिए पिटवा रही थी क्योंकि वो मुस्लिम था। तो ये बताता है कि हमारे समाज में जो है ना, मतलब शिक्षकों का सबसे ज्यादा मतलब नैतिक रूप से ह्रास हुआ है। खैर, अब डिबेट के आखिर में हैं हम लोग, और बहुत सारी बातें करने को हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा मंजर भाई आपसे भी और राजेश सर आपसे, कि पेपर लीक और ये सब जो परसेप्शन है, जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ बन गया है,
क्या पता कि जो लोग नीट का पेपर लीक करवा सकते हैं वो झारखंड की व्यवस्था में सेध नहीं लगा सकते? क्या वो बिहार की व्यवस्था में सेध नहीं लगा सकते? क्या यूपी में वो पेपर लीक नहीं करवा सकते? आप देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ ये मुद्दा था, पेपर लीक वाला, और उनकी सरकार चली गई। और आज भजन लाल की सरकार आते ही कितने लोगों की नौकरियां चली गई, जिनको जो है अशोक गहलोत ने नौकरी दी थी, उन सबको निकाल दिया गया। पूरे सिस्टम में एक तरीके से दीमक लगा हुआ है। कोई भी परीक्षा सही तरीके से हो रही, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं इस पे आना चाह रहा हूं कि जय भीम के नारे जो है संसद में सबसे ज्यादा सुने जा रहे हैं। अंबेडकर की जय हो रही है, संविधान की जय हो रही है, अपने अपने समुदाय के नेताओं की जय हो रही है, और इस पर वोट पड़ रहा है। और ओम बिड़ला जो कि नरेंद्र मोदी के आदमी हैं, वो कह रहे हैं जय संविधान क्यों बोल रहे हैं? तो वोट तो अब संविधान के नाम पड़ रहा है, और नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जो है संविधान के खिलाफ खड़ी हो गई है। झारखंड में भी आने वाले चुनाव में भी मुझे लग रहा है कि ऐसा ही होने वाला है। पहले जो है मैं राजेश सर को चाहूंगा वो बोले, फिर मंजर भाई, फिर इस डिबेट को समाप्त करेंगे। अरे राजनीति सारा का सारा खेल परसेप्शन का होता है, ये आप भी मानेंगे, मंजर भी मानेंगे और हम भी मानते हैं कि राजनीति का सारा खेल परसेप्शन पर चलता है। और अभी पूरे देश में ये परसेप्शन बन चुका है कि रोजगार हो, महंगाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सारे मामलों में मोदी सरकार बुरी तरह से फेल रही। और इन सब से इतर जो संविधान का मामला है, जब ओम बिड़ला रोकते हैं कि जय संविधान क्यों बोला जा रहा है, तो ये साफ साफ बताता है। और ये बात जिस तरह से प्रोपेगेट हुआ, आप देखें कि जनता के एक एक आदमी तक पहुंच गया कि जय संविधान बोलने से ऐतराज है स्पीकर जो, और स्पीकर पर कितने मीम बन के निकल गए कि फटा हुआ स्पीकर जो बॉस का दिखाया जा रहा है, लोग बोल रहे हैं स्पीकर चेंज करो, इस तरह की। और ये मान के आप चले, भाजपा की जो ताकत थी आईटी से, या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को वो जिस तरह से यूज करते थे, अब ये आप मान लें कि उस तरह से इस्तेमाल हर पार्टी कर रही है, और वो भारी पड़ रही है भाजपा के आईटी सेल पे बहुत सारे मामलों, क्योंकि झूठ का पुलिंदा बहुत ज्यादा टिक नहीं पाएगा सच के सामने, और जो सच होते हुए दिख रहा है उसके सामने तो नहीं टिक पाएगा। तो ये सारी बातें जो है एक परसेप्शन बनाती है, और झारखंड भी देश का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि झारखंड में लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आदिवासियों ने समझा संविधान की ताकत को, आदिवासियों ने समझा कि उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, आदिवासियों ने समझा कि उनके नेता को जेल में डाला गया है, और तो सारे के सारे आदिवासी सीट हारे भाजपा झारखंड में, जहाँ की वनवासी कल्याण केंद्र और शिशु मंदिर, इन सब के नाम पे कितने ही संगठन इनके चलते हैं, उसके बावजूद ये हारे, तोड़फोड़ मचाने के बावजूद हारे, गीता कोड़ा को खींचे, सीता सोरेन को खींचे, लेकिन उसके बावजूद ये हारे। तो ऐसी बात नहीं है कि लोग समझते नहीं है। परसेप्शन की लड़ाई में भाजपा हारने लगी है, पूरे देश में हारी है, और मुझे लगता है कि झारखंड में भी जिस तरह का आज से जो परसेप्शन अब बनना शुरू हुआ है, इसमें भी भाजपा हारेगी। जी मंजर भाई। जी, मैं तो यही कहूँगा कि मोदी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए जो है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव ना लड़के शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा किया है कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है मारने का कोशिश किया है शिवराज सिंह चौहान ने, कि यहाँ पर मोदी का नाम लेंगे तो आदिवासी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें सरना कोड मिला नहीं, उन्हें संविधान के खिलाफ उन्होंने काम किया। जिस तरह से राहुल गांधी बोलते हैं संविधान खत्म हो जाएगी, वो जो है जिस तरह से काम किया। जी मंजर भाई, नरेंद्र मोदी क्या चुनाव प्रचार करने नहीं आएंगे झारखंड में? जी प्रचार करने आएंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए कि लोग नाराज हैं मोदी सरकार से, इसलिए जो है गेम को पलटने के लिए और जो है नाम। जी जी बोलिए राजेश सर। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि शिवराज सिंह चौहान ने जो ऐलान किया कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड में चुनाव लड़ा जाएगा,
ये आप मान के चले कि बाबूलाल मरांडी का करियर समाप्त होने वाला है, क्योंकि यदि पूरे देश में किसी राज्य में भाजपा के किसी अन्य नेता, नरेंद्र मोदी के अलावे किसी नेता के नेतृत्व में चुनाव होता है, या आप ऐलान कर देते हैं कि उसकी नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो उस नेता का करियर समाप्त समझिए, क्योंकि मोदी में भाजपा में मोदी के अगर आप राजेश सर ये कह रहे हैं कि मंजर भाई जो बात कह रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, तो ये तो हुआ कि आप बैकफुट पर हैं पहले, और दूसरा कि आप डरे हुए, और सामने वाला विपक्षी तो पूरी ताकत से लड़ेगा, उसके साथ एक से ज्यादा सहयोगी हैं। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि यूपी में चुनाव हो रहा है और अखिलेश यादव नहीं आ पाएंगे, ये नहीं होने वाला है। और जिस तरीके से ये हो रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव यूपी में इंडिया गठबंधन की जो जोड़ी है उसको उपचुनाव में बना के रखेंगे, तो कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के लिए लोग आएंगे। और सोमवार को पार्लियामेंट में सेंट्रल एजेंसियों का जो दुरुपयोग है, यानी कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन के मामले में हुआ, केजरीवाल के मामले में हुआ, उस पर प्रोटेस्ट है, और उसके बाद वो लोग पार्लियामेंट में हिस्सा लेंगे। तो इंडिया गठबंधन अभी छिन्न भिन्न नहीं हुआ है। किसी ने ये नहीं कहा है कि महाराष्ट्र में तो ये हो रहा है कि मिल के लड़ेंगे, तो महाराष्ट्र में लड़ेंगे तो झारखंड में क्या बुराई है? मंजर भाई, मैं यही कहना चाह रहा था कि यहाँ पर जो है राहुल और हेमंत की जोड़ी फिर एक बार जो है कामयाबी की जो है पर रास्ते पर है। अगर राहुल गांधी आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के सक्सेस रेट अगर देखिएगा तो आप लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर वो प्रचार किए, वो तीनों सीट निकालने में इंडिया गठबंधन मतलब सफल हो गई। एक सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर राहुल और हेमंत की जोड़ी, जिस तरह यूपी में आपने अखिलेश राहुल की जोड़ी देखा, जिस तरह से आपने बिहार में तेजस्वी और राहुल की जोड़ी देखा, उसी तरह झारखंड में राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की जो है जोड़ी देखने को मिलेगी। और आने वाले जो है विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा असर आदिवासी क्षेत्रों पर पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार 22 से 23 सीटें जो आरक्षित सीट थी वो जेएमएम ने जीता था, और 3 से 4 सीट जो आरक्षित थी वो कांग्रेस ने जीता था, जैसे कि सोनाराम सिंहू हो गए सिंहभूम से, और अन्य जो है भूषण बाड़ा हो गए, आपके नामन विक्सल कोंगाड़ी हो गए। तो ऐसे लोग जो है कांग्रेस पार्टी के जीतते हैं जो है आरक्षित सीटों से। और यहाँ पर जो है कांग्रेस अब आंख मूंद के मना निर्भर है कि यहाँ हम जीत रहे हैं, उनको फोकस करने की जरूरत है। दुमका, आपके जो है संथाल परगना और आपके उत्तरी छोटा नागपुर में, क्योंकि इन सीटों पर जो है सबसे ज्यादा इन क्षेत्रों पर कांग्रेस जीती है, और इस बार वो पिछड़ ना जाए, इसलिए राहुल गांधी को इन सब जगहों पर उनको रैली और जनसभा करने की जरूरत है हेमंत सोरेन के साथ। और हेमंत सोरेन करेंगे तो यहाँ के मूल निवासी जुड़ेंगे, और राहुल गांधी करेंगे तो देश में संविधान के नाम पर लोग जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है साफ इस बार है कि राहुल हेमंत की जोड़ी इस बार फिर एक बार जो है अच्छे काम करेंगे, और लगातार जो है लोगों की मांग है कि राहुल गांधी अगर प्रचार में आएंगे तो निस्संदेह जो है वोट यहाँ पर जो है आदिवासी, दलित और जो है मूल निवासी करेंगे। मैं मूल निवासी की बात कर रहा हूँ, बाहरी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि झारखंड के जितने बाहरी है वहाँ मैंने कई देखा है, कई सर्वे रिपोर्ट देखा, कई एनालिसिस किया, बाहरी सीटों पर जो है बाहरी वोटर सबसे ज्यादा पसंदीदा भाजपा है। तो बाहरी सीटों पर, बाहरी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो है राहुल और हेमंत अगर कहीं भी ये चुनाव प्रचार करते तो ये सीट जीतने में वो कामयाब हो जाएगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये हाल ही में मुद्दा है, चाहे पेपर लीक का हो, इससे कहीं ना कहीं जो है शहरी क्षेत्र के मतदाता भी इस बार जो है मुड़ेंगे झारखंड में राहुल गांधी की तरफ। जी राजेश सर, आपकी आखिरी टिप्पणी। जी बस यही है कि आज जो हम लोगों का टॉपिक था हेमंत सोरेन का जेल से छूटने का बाद क्या स्थिति है, तो इसका लब्बल हुआ मैं यही निकालता हूं कि हेमंत सोरेन के बाहर आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन फ्रंट फुट पर है, और भाजपा और एनडीए गठबंधन ये बैक फुट पर है। जी बहुत शुक्रिया राजेश सर और मंजर भाई। और मुझे तो लग रहा है कि इस समय जो है युवाओं को भी ये समझ में आ गया है कि नौकरी परीक्षा से ज्यादा देश और व्यवस्था को बचाना है, क्योंकि नीट के बाद जो है सब कुछ क्लियर हो गया है कि पूरी व्यवस्था में घुन लगा हुआ है, और जब तक ये लोग हटेंगे नहीं तब तक कुछ बेहतर नहीं होने वाला।
झारखंड के युवाओं को और बाकी लोगों को मैं कहूंगा कि वो दूसरे राज्यों को देख लें। अशोक गहलोत थे तो कहते हैं ना कि वो कॉलर पकड़ के ये मांग करना कि यार भर्ती निकालो, भर्ती निकलनी चाहिए, सरकारी भर्ती आनी चाहिए। और जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है कोई ये मांग नहीं कर पाता है, पेपर लीक के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं होता है। राजस्थान में कानून बना था इस पर। बहुत सारी चीजें हैं, जब एक कमजोर पार्टी जो आपकी बात सुनती है अगर वो सत्ता में रहती है तो नागरिकों के हितों की बात होती है। बहुत शुक्रिया मंजर भाई आपका, बहुत शुक्रिया राजेश सर। कल फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद आप सबका। जय भीम। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम सर।